शिक्षण अभिरुचि के इस पांचवें और अंतिम वीडियो में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बचे हुए शेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स या प्रक्रिया है जो विभिन्न शारीरिक या मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को शुरू करता है एवं उसे संचालित करता है। अभिप्रेरणा को समझने के लिए तीन मुख्य शब्दों आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन को समझना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं तीन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि नहीं अभिप्रेरणा क्या है जो हमें किसी भी कार्य को आंतरिक और बाह्य रूप से करने की ऊर्जा देता है और एक तरह से मजबूर करता है कि हम उस कार्य को करते हैं। इसके मुख्य रूप से जो तीन तत्व हैं वो आवश्यकता, प्रणोद जिसे ड्राइविंग फोर्स और प्रोत्साहन इंसेंटिव कहते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकताएं का क्या अर्थ होता है। आवश्यकताएं या नीड्स यह एक कोशिकीय या शारीरिक अभाव की जैविक अवस्था से संबंधित होती है, जिसमें किसी शरीर की कोशिका या किसी अंग में या शरीर में कहीं किसी चीज़ की कमी महसूस होती है और जो आपको प्रणोद यानी ड्राइव की ओर ले जाती है, जिससे आप किसी क्रिया या व्यवहार को करने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे जीवित रहने के लिए पानी, भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हम देखें कि प्रणोद या ड्राइव क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में उसकी कुछ आवश्यकताओं की आंतरिक कमी हो जाती है तो उससे उसके अंदर एक प्रकार का जो तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव को कम करने के लिए एक तीव्र इच्छा शक्ति उसके अंदर पैदा होती है। इसे ही प्रणोद कहते हैं। कि जैसे जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वो भोजन मांगने लगता है, यानी भूख एक तरह से उसकी आवश्यकता है और भोजन की खोज या डिमांड करना वो ड्राइव का काम करता है, प्रणोद का काम करता है। और तीसरा जो बिंदु है प्रोत्साहन, इंसेंटिव या कभी कभी इसे उद्देश्य भी कहा जाता है। जो प्रोत्साहन है वह एक बाहरी या पर्यावरणीय कारक है जो व्यवहार को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति के बाहर कोई ऐसा वस्तु या कोई घटना हो सकती है जो उसे उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे खेल में जीत के बाद कोई विजेता जो ट्रॉफी पाता है तो वह उसको एक तरह से उस कार्य को करने के लिए एक प्रोत्साहन देता है कि नहीं, इस तरह के अगर वो कार्य करेगा तो उसे ट्रॉफियाँ मिलती रहेंगी। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा वास्तव में कई तरीके से इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है, जिनमें से कुछ वर्गीकरण इस तरह से हैं। पहला है प्राथमिक अभिप्रेरणा या मूल अभिप्रेरणा। यह एक तरह से बुनियादी स्तर पर किसी व्यक्ति के जो व्यवहार हैं उनको प्रभावित करती है कि मूल रूप से बुनियादी रूप से उस व्यवहार को वो करने की कोशिश करता है और ये जीवन के संरक्षण की जो मूल आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित होती हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, सेक्स, ये जो ज़रूरतें हैं ये मौलिक या बुनियादी ज़रूरतें हैं जो उसके सुचारू या स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। द्वितीयक अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत सीखने की अभिप्रेरणा आती है कि कोई काम या कुछ करने के लिए, सीखने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है और यह प्रेरणा जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। एक दूसरा वर्गीकरण जो होता है बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा का, आइए उसको भी देख लेते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रेरणा जो व्यक्ति में बाहर से आती है, अर्थात तो उसकी शरीर के बाहर कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। इसमें प्रायः कोई पुरस्कार या प्रशंसा शामिल होती है जिसको पाने के लिए या करने के लिए वह एक तरह से
उस क्रिया को या उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, और जब तक वो उसे प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वो उसे करते रहता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, यह जो प्रेरणा या प्रेरणा है वो व्यक्ति के अंदर से आती है, और इसमें उसको चुनौती मिलती है, और उस चुनौती को सामना करने के बाद उस काम को करने पर उसे आनंद मिलता है। उसमें उसकी निपुणता शामिल होती है, और वह स्वायत्तता या स्वतंत्रता उसके अंदर शामिल होती है, जिसके माध्यम से वह आंतरिक रूप से उसको करने में एक आत्मिक सुख का अनुभव प्राप्त करता है, और बार बार उस कार्य को करके आनंद की अनुभूति करते रहता है। अब प्रेरणा को समझने के लिए कई सारे सिद्धांत और थ्योरियाँ दी गई हैं। इन सबका यहाँ व्यवस्थित वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ बस सिर्फ एक सिद्धांत या थ्योरी की हम बात करेंगे, जो अब्राहम मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है, जिसे हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, काफ़ी चर्चित रहा है। थोड़ा सा इसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। वास्तव में अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझाने के लिए बताया कि नहीं, व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताओं या उसकी ज़रूरतों का एक क्रम होता है, उसी क्रम की वरीयता के हिसाब से वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। अर्थात उसकी कई सारी जो आवश्यकताएं हैं उसमें हायरार्की उसने बनाई कि व्यक्ति किस आवश्यकता को पहले नंबर पर रखता है, किस आवश्यकता को दूसरे नंबर पर रखता है, और किसको वह क्रम से आगे बढ़ाता है। तो हर व्यक्ति या विद्यार्थी की जो पहली आवश्यकता होती है उसकी जैविकी या शरीर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले वो उसको कार्य का, उसकी चाहे भूख हो गई, प्यास हो गई, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो पहले अपनी शरीर की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है, और उससे प्रेरित होता है। और जो दूसरी ज़रूरत होती है शारीरिक आवश्यकताओं के बाद, जब आपको शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर सुरक्षा की भावना आती है कि नहीं, हम किस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं, उसकी बात आती है। और फिर उसके बाद जब ये भी आवश्यकता पूरी हो जाती है तब उसे प्रेम और अपनापन की ज़रूरत महसूस होती है। फिर वह अपने जो भी क्रियाकलाप करता है वह प्रेम और अपनापन या सहमति पाने के लिए करता है। और फिर उसके बाद जो ज़रूरतों का क्रम आता है वो आत्मसम्मान आता है, कि हर व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, लेकिन वह बाद में तीसरे नंबर पे आता है। पहले उसकी शरीर की सुरक्षा की और प्रेम अपमान की आवश्यकताएं जब पूरी होती हैं तब उसके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है, जिसके अनुसार वह कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और अंत में जो सबसे उच्च स्तर की ज़रूरत होती है और अंतिम होती है वह आत्मबोध होती है। आत्मबोध, जिसको एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, यह अंतिम ज़रूरत होती है जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अनुशासन या डिसिप्लिन। तो हम इसका अर्थ समझ लें कि अनुशासन या डिसिप्लिन का क्या अर्थ होता है। अनुशासन जो है वो वास्तव में एक नियंत्रित व आदेशित आचरण है, कि अगर कोई व्यक्ति कंट्रोल्ड वे में, ऑर्डर्ड वे में अगर कोई आचरण करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो अनुशासित है। अर्थात नियमों व नियंत्रण के अनुरूप चलने वाली प्रक्रिया को ही अनुशासन कहा जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं और शक्तियों को नियमबद्ध करके दक्षता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। रास ने एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है कि अनुशासन अत्यंत व्यापक अर्थ रखता है। इसे छात्र के चरित्र पर विद्यालय के प्रभाव का केवल वाचक नहीं होना चाहिए। इसका संबंध केवल बाहरी आचरण से ही नहीं बल्कि आचरण के आंतरिक उद्देश्यों से भी संबंधित है। एक और डिफिनीशन जो टीपी नन ने दी है काफ़ी अच्छे से यह इस अर्थ को समझाती है कि अनुशासन का अभिप्राय अपनी प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा शक्तियों को रोककर इस प्रकार नियंत्रित करना है कि विफलता, अव्यवस्था, प्रभावहीनता व अपव्ययिता के स्थान पर सफलता, व्यवस्था, कार्यकुशलता व मितव्ययिता प्राप्त की जा सके और विकृति के स्थान पर आकृति आ सके। अर्थात मूल प्रवृत्तियों, संवेगों तथा शक्तियों को नियमाधीन करना ही
अनुशासन है। ध्यान रखें, जब भी अनुशासन पे कोई प्रश्न आएगा तो इन दो परिभाषाओं और उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही आप विकल्पों का चयन करेंगे। और अंतिम जो पूरे इस एक मैंने कोशिश की सैद्धांतिक तरीके से कुछ बिंदुओं को डिस्कशन करने की, उसका अंतिम जो बिंदु है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या बेंजामिन एस ब्लूम्स के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसके कई सारे प्रयास किए गए, वर्गीकरण करने की कोशिश की गई, लेकिन अंतिम और सर्वमान्य वर्गीकरण ब्लूम का ही है कि शिक्षा के हमारे क्या शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको विधिवत इन्होंने वर्गीकरण दिया, जिसके आधार पर इन्होंने उसको 3 भागों में बांटा: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में इन्होंने जो वर्गीकरण किया कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो हमारा अधिगम का उद्देश्य होता है या लर्निंग आउटकम होता है, वो सबसे पहले उसमें ज्ञान की बात आती है कि हम विद्यार्थी को ज्ञान देना चाहते हैं। बाद में इसमें संशोधन किया गया तो इसको रिमेम्बरिंग कर दिया गया। तो पहले नंबर पर ज्ञान आता है, फिर ज्ञान या स्मृति की बात आती है, फिर उसके बाद वह जो स्मृति है या ज्ञान है उसके बोध की बात आती है कि वह किस तरह से उसको समझ रहा है, फिर उस समझ का वो किस तरह से अपने जीवन में अनुप्रयोग कर रहा है, फिर उसके आधार पर वो विश्लेषण की क्षमता उसके अंदर कैसे आती है, फिर वो संश्लेषण कैसे करता है और अंत में मूल्यांकन की बात आती है। तो इस तरह से ये ज्ञानात्मक स्तर के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इसके ये 6 भाग हैं। और इसी प्रकार भावात्मक स्तर के उद्देश्य इस प्रकार हैं कि सबसे पहले उसके अंदर रिसीविंग यानी ग्रहण करने की गुण या क्षमता का विकास होना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आता है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद वैल्यूइंग आता है, मूल्य आंकना, फिर रिटेंशन आता है, संधारण की क्षमता, उसके बाद व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन और चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन। इसी के साथ जो तीसरा क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य है उसके अंतर्गत निम्न योग्यताएं और क्षमताएं आती हैं, जिसमें पहला है उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो इस तरह से हम लोगों ने शिक्षणाभिरुचि के तहत इन तमाम बिंदुओं को डिस्कशन किया। अब हम जब भी ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें प्रश्नों के माध्यम से जब जो भी हमने सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है जब उस पर प्रकाश डाला जाएगा, प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो फिर ये सारे नोट्स और जो चीज़ें बताई गई हैं आपके लिए बहुत सहायक होंगी। पूरा जो प्रश्नों का उत्तर होगा इन्हीं के ऊपर आधारित होगा, इन्हीं के सैद्धांतिक समझ के ऊपर। तो अब आप लोग कोशिश करिए कि बार बार इस वीडियो को देखें, जो PDF दिया गया है उसको पढ़ें, समझें। बड़े ही संक्षेप और सारगर्भित रूप में ये आपको नोट्स दिए गए हैं, एक तरह से सूत्र रूप में हैं। और 4-5 वीडियो में इतने बड़े टॉपिक को समाप्त करना संभव नहीं था, लेकिन चूँकि परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है उसके ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की कि नहीं मोटा मोटी ये डिस्कशन कर लिया जाए। अब इसके बाद 2-3 प्रैक्टिस सेट हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तब वास्तव में इस वीडियो का और इस PDF का मतलब आपको समझ में आएगा। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।